हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। आशा जी एक टक नजरों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी ने भी उन पे तरस नहीं खाया और अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो मासूम सी उठी और एक बैग में 4 साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात भरे और सिसकते हुए अपने बनाए घरौंदे को निहारती रही। इसी घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक की साज सज्जा की थी। पर्दों से लेकर फर्नीचर तक खुद ने सालों तक घर बसाया था। घर का हर एक कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई हैं। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आप यहाँ से चले जाइए, आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। आप होती हैं तो घर में झगड़े होते हैं, हमारी पत्नियां आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। ये सुनकर आशा की जड़वत रह गई थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बेटों से ये सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगे। वो तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 3 बेटे हैं तो मैं राज करूंगी, पर उनकी सभी आशाओं पे पानी फिर गया। जब बड़े बेटे राजेश का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी उमा जी की 4 बेटियां थी और सास पोते के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। जब आशा जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशियां आ गई थी। राजेश पूरे घर का चहेता और लाडला था। सभी उसे सर आंखों पे बिठाते थे। राजेश के बाद दूसरे बेटे रमेश का जन्म हुआ। रमेश छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था तो वो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से राजेश को डांट पड़ने लगी थी, इसलिए वो उस पर गुस्साया रहता था। राजेश के बाद तीसरे बेटे दिनेश का जन्म हुआ। वो और भी ज्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से रमेश को डांट पड़ती थी। अपने बेटों की ये हरकतें देखकर आशा की फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। उमा जी की 4 बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर आशा जी के 3 बेटे भी बड़े हो रहे थे। जब उमा जी ने पहली बेटी की शादी की तो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था। अरे तू अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की जात है, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और है, ये बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो? आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 बहुएं घर लाई हो वो भी तो किसी की बेटी ही हैं। आशा जी की सास फिर गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती थी। आशा की 4 बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी 3 की भी जल्दी शादी कर दी। अब उमा जी खुश रहती थी। उनके पति का तो देहांत सालों पहले हो गया था। अकेली घर में क्या करती? कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी और जमाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर चाची और माँ से बातें करती रहती थी। एक दिन उसकी सास बोली, अब बेटियां तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ। अब तो मेरे पोतों की शादी कर दो ताकि घर में पोत बहू आ जाए और जल्दी से अपने होने वाले पड़पोतों का मुंह देखकर सोने की सीढ़ियां चढ़ जाऊं। सबसे पहले राजेश की शादी कर दी। रत्ना उसकी पत्नी बनकर आई। रत्ना जुबान की बड़ी खरी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो अपनी दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदर नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी घमंड के चलते वो घर में किसी से भी मिलके नहीं चलती, हमेशा अपने में ही लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गवार समझती थी, पर राजेश की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सबके साथ रहना रत्ना की मजबूरी थी। घर का काम तो दोनों सास संभाल लेती थी। रत्ना का मन करता तो करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। आशा जी बहू के आने की उम्मीद लगाई थी, पर बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती। बस अपने काम से काम रखती और फिर घूमने निकल जाती। आशा जी बहू के लिए बहुत करती ताकि वो उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की सुने, पर वे उसमें नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद रमेश की शादी भी कर दी बीना से,
ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वो अपने जाने से पहले अपनी तीनों पोत बहू का चेहरा देखना चाहती थी। दिनेश के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब रमेश की साली मीना से दिनेश की शादी कर दी गई। आशा जी ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब दोनों बहनें एक ही परिवार में आ गई हैं तो दोनों उनकी बेटी बनके रहेंगी। वो बड़ी बहू रत्ना जैसी नहीं निकलेगी। मगर इस मामले में उनकी सोच एकदम गलत निकली। दोनों बहनों ने आपस में कुछ बाजी कर ली थी। अब दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थी। तीनों बहुओं की अपनी अलग ही दुनिया थी। वे उनको अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास और जेठानी के बाद वो काफी अकेली हो गई थी। कुछ ही समय बाद हार्ट अटैक से उनके पति का देहांत हो गया। सभी रिश्तेदारों ने समझाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 बेटे बहुओं और पोत पोतियों से भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। अब आशा जी भी समय के साथ चलने लगी और अपना मन घर में लगाने लगी। तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी। एक दूसरे से कुछ भी कह देती और कभी भी लड़ने लगती। आशा जी उनके काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिकचिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरे में बंद हो जाती थी। आशा जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो उन्हें ही समझाते, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ आ जाएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनके खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी बांट ली, उन्हें पता ही नहीं चला। घर का बंटवारा हो गया था और अब एक आशा जी भी अपने बेटों और बहुओं को अखरने लगी थी। बड़ी बहू रत्ना 2 रोटी खिलाती थी पर साथ में 10 ताने देती थी और मंझली बहू जो करती वो छोटी बहू मीना भी करती थी। बड़ी बहू कहती थी कि बड़ी हूँ तो क्या हुआ, सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानियां अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाए। बीच वाली बहू बीना भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, न बड़ी बहू काम आ रही है और ना ही छोटी बहू, पर मंझली बहू ही आपको 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी का होता है। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाडले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नी आपको 2 रोटी दे रही है। आशा जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो उमा जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी। वे उन्हें हिम्मत देती थी। आशा जी की बहुओं में से कोई भी उनको अब रखना नहीं चाहती थी। तीनों के बच्चे अब बड़े हो गए थे और उनमें झगड़े होने लगे। आशा जी गेंद की तरह इधर उधर धक्के खाती, कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी। अब उनकी उपस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक सुबह वो छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी, मगर तीनों बहुओं ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? ये घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती हो? इस उम्र में कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था और अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े, इसलिए आज आशा जी ने अपना घर छोड़ दिया। और जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे सबकी आंखें चमक गई। उमा जी की सबसे छोटी बेटी रिया बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को अपने साथ लेके चली गई। उमा जी ने उसे फोन करके अपनी बेटी को सब बताया और आशा जी को साथ लेने को कहा। रिया ने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और सारे कागजात दिखाए तो वो हैरानी से बोला, चाची जी इस घर पे आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। ये घर तो दादाजी ने अपने दोनों बेटों के नाम किया था और अब बेटे नहीं रहे तो ये घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति की अधिकारी पत्नी ही होती है। आप दोनों इस घर के बराबर हकदार हैं। आप चाहें तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल भी कर सकती हैं। अपने बेटे जमाई के मुंह से ये बात सुनकर आशा जी हैरान रह जाती है, पर वो उस समय कुछ जवाब नहीं देती। अगले दिन उमा की बड़ी बेटी के घर से वापस आ जाती हैं
और पूछती हैं, आशा तूने क्या सोचा? भाभी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटे पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? आशा, जब तीनों बेटे मिलकर माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते, तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर लेना जरूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? आशा जी को बात समझ में आई और उन्होंने अपने जमाई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। आशा जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मुझे अब अपना घर वापस चाहिए, जहाँ ये तीनों अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भी भारी लगती है। मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? ये घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हकदार है। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजे, ताकि मैं इज्जत की 2 रोटी खा सकूं। माँ, आप ये तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए। हम तीनों आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे। फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। राकेश ने कहा, मम्मी जी, अब तक जो हुआ सब भूल जाइए। अब बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा। 4-4 महीने के लिए रख लेते हैं। बेकार में ही हम सबके मायके में इज्जत उतर गई कि अपने ही बेटों पर केस कर दिया है। रत्ना ने समझाया, लेकिन आशा जी ने ठान लिया था, वो अब जब भी जाएंगी इज्जत की रोटी खाएंगी। वो किसी की क्यों सुने? अब बात जब खाली करने की आ गई तो बेटा बहू मीठा बोल रहे हैं। वैसे रोज कड़वी बातें सुनाते थे। तुम सब कान खोल के सुन लो। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ये मेरा हक है और मैं अपना हक लेके ही रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेके किराए के घर में भी रह सकते हो, और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस यही मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम सब अपने संस्कार नहीं भूले होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींके सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीनों बाद फैसला सुनाया। आशा जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी कमरे किराए पे उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भेजने लगे। आशा जी ने अपनी बेटी और जमाई को धन्यवाद दिया और अपनी वसीयत भी बना के रखवा दी कि उनके मरने के बाद ये घर उनकी जेठानी की 4 बेटियों में बांट दी जाए, क्योंकि ये चारों ही समय समय पर आकर उन्हें संभालती है, बीमारी में मेरा इलाज कराती हैं और सेवा करती हैं। अब उमा जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं, आशा जी ने कहा। तो वो मुस्कुराकर बोली, ये चारों मेरी नहीं, हमारी बेटियां हैं। आशा ये सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते। ये आधुनिक समाज की कैसी विडंबना है। जन्म देने वाली माँ को इज्जत देना और उसका सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।